औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राव और आपको हाइड पार्क में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, जिस वक्त से सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने सदर मुमलिकत का ओहदा संभाला है, उस वक्त से सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, यूट्यूब पे, हर जगह, ट्विटर पे, जहां पे आप जिस चैनल को खोलें, जिस फोरम को खोलें, आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे चले जाएं या किसी भी सोशल मीडिया पे चले जाएं, कहीं पे भी देखें, हर जगह आपको कच्चे के डाकू नजर आते हैं। विजुअल्स उनके नजर आते हैं, उनके बारे में खबरें नजर आती हैं। वो एक टीचर थे वहां पे, कोई उनके 2 दिन पहले वीडियो वायरल हुई कि वो एक गन लेके जा रहे हैं और कहते हैं मैं मुकाबला करूंगा। उनके बाद उसको शहीद कर दिया गया, मुबैना तौर पे उनको कत्ल कर दिया गया। तो उनका इल्जाम भी डाकुओं पे आया। कच्चे के डाकू या सिंध के डाकू ये कोई आज का मसला नहीं है, ये बार बार आता है और स्पेशली उस वक्त आता है जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है सिंध में, या नई नई गवर्नमेंट बनती है, या अभी जैसे जरदारी साहब ने, जैसे मैंने जिक्र किया, सदर मुमलिकत का ओहदा संभाला है और पीपल्स पार्टी दोबारा इकतदार में आई है। पहले भी पिछले 2 सालों, 2 अदवार में 10 साल से पीपल्स पार्टी थी वहां पे, बल्कि 15 साल से आप कह लें। उसके बाद, उससे पहले बेनजीर भुट्टो शहीद के जमाने में जब इक़्तिदार में आती थी तो कच्चे के डाकू और वो शुरू हो जाते थे, उनके बारे में खबरें आना शुरू हो गई, अगवा की वारदातें शुरू हो गई, रेंजर्स वहां पे कॉल किए जाते थे। और वहां पे एक दफा तो मुझे याद है कि बीबी शहीद के जमाने में आर्मी के साथ पीपल्स पार्टी का और बीबी का ये एक कॉन्फ्लिक्ट बड़ा था कि वो कहते थे कि मैं 245 जो दफा है आइन की, उसके मुताबिक इख्तियार दिए दाएं तो हम ऑपरेशन करेंगे अंदरून सिंध और कराची में, वरना हम नहीं करेंगे। 245 का मतलब एक किस्म का मिनी मार्शल लॉ ही होता है, जिसके बारे में लेकिन उन्होंने नहीं किया, बीबी ने नहीं उनको दिया। तो ये एक नया, ज़ियाउल्लाह के जमाने में भी कच्चे के डाकू बहुत मशहूर थे, कराची के डाकू, सिंध के डाकू और कच्चे के डाकू बहुत मशहूर है। ये इतने पुराना मसला है। आज हम शराफत राना साहब से इसके सियासी, समाजी और जो इसके कानूनी पहलू हैं उससे देखेंगे कि लॉ इन्फोर्समेंट क्यों नाकाम है। और एक बड़ा ही घोटकी का जो एरिया है इस वक्त जहां पे कच्चे के डाकू मौजूद हैं, राजनपुर, घोटकी, कश्मीर का एरिया, वो बड़ा ही सेंसिटिव है। वहां पे बड़ी हमारी इंस्टॉलेशंस हैं सेंसिटिव, बड़े बड़े एंग्रो का प्लांट है वहां पे, फौजी फर्टिलाइजर है, गैस के प्लांट है। तो ये कैसे वो ऑपरेट कर रहे हैं, और उसके अलावा बन्नू आकिल की वहां पे छावनी मौजूद है, इन सब की मौजूदगी में वो डाकू किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, और क्या रेट ऑफ द गवर्नमेंट खत्म हो गई है या विल ऑफ द गवर्नमेंट खत्म हो गई है। जी राना साहब, आप मैंने बैकग्राउंड बताया थोड़ा सा, आप उसके बारे में थोड़ा हिस्टोरिकली आप हमें बताएं और मौजूदा सूरत हाल और मुस्तकबिल में आप क्या देखते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इज़हार राय का मौका दिया। तो ये यकीनी तौर पर ये कुछ इश्यूज पुराने हैं, लेकिन वो कोई पीरियाडिक होते हैं ना, कि मखसूस औकात पर उनको मीडिया में अहमियत ज्यादा मिलती है। तो कच्चे के जी डाकुओं का एक मामला तो आपने इमरान खान की वजारत उज़्मा के शुरू में लाहौर में देखा था कि लाहौर सियालकोट या लाहौर का जो रिंग रोड था उस पर एक फ्रांसीसी औरत से गैंग रेप हुआ। फ्रांस की नेशनैलिटी की वजह से जी वो मीडिया में हाईलाइट हुआ। तो पता चला कि उस वाकया पर गुज़श्ता कई साल से रोजाना क्राइम हो रहा था। तो वो लाहौर का कच्चे का इलाका था। लेकिन चूंकि जी मजलूम पंजाबी था, मजलूम गैर मुल्की नहीं था, तो कभी ना थाना में उसकी रपट दर्ज होती थी और ना खबर चलती थी। जो ही एक फॉरेनर खातून वहां पर आई तो इशू हाईलाइट हुआ, तो लोगों को पता लगा कि ये तो लाहौर के पुश्त में एक फोड़ा निकला हुआ है जहां पर वारदातें होती हैं। गुजरात में आपने सुना होगा, वहां पे भी ऐसा ही एक कच्चे का इलाका है, बेला है वहां पर बड़ा मशहूर। और ये माजी में चौधरी बरादरान जी की, कहते हैं कि पूरे पंजाब से जितने भी डाकू चोर गुंडे होते थे वहां पर एक यूनिफॉर्म पहनते थे, उसे वजाहत फोर्स कहते थे। तो वो इसी तरह जब पुलिस जाती थी तो वो उनके पास मोटर बोट्स होती थी, वो दरिया के दूसरे किनारे पे चले जाते थे। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में ऐसी वारदातें होती हैं। लेकिन यहाँ पे सिंध हम्म बलोचिस्तान और पंजाब का जंक्शन है, तो इस बारे में मैं अपने एक दोस्त का जिक्र करता हूँ, रजी दादा। रजी दादा बुनियादी तौर पर जमात इस्लामी के आदमी हैं, सहाफ़ी हैं और माकूल सहाफ़ी हैं, बहुत बड़ा उनका रिकॉर्ड है। और अमूमी तौर पर वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ स्टोरीज करने की वजह से पॉपुलर है, मुस्लिम लीग नवाज की जानिब उनका टिल्ट है। लेकिन कोई 2 महीने पहले इत्तफाकन जी मैंने देखा तो उन्हें कच्चे के डाकुओं का ये मौजूदा जो सिनारियो या सीन शुरू हुआ है, ये निगरान हुकूमत के बनने के बाद हुआ है। तो निगरान हुकूमत जब कायम हुई तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग अगवा हुए, अगवा बराए तावान की वारदातें हुई। तो रजी दादा कहते हैं अपने व्लॉग में कि मुझे कोशिश हुई कि मैंने तलाश किया कि हो क्या रहा है। तो पता चला कि पंजाब हम्म का जो भी डीपीओ रहीम यार खान में तैनात होता है, वो यहाँ पर कुछ ऐसी कार्रवाई शुरू करता है कि जो एरियाज सुबह सिंध के हैं
लेकिन वहां पर सिंध की जानिब से दरिया की वजह से एक्सेस नहीं है सिंध पुलिस की या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, और वो महफूज इलाके हैं सिंध के एतबार से। तो पंजाब के डीपीओ साहिबान के लेवल पे या आरपीओ लेवल के साहिबान पंजाब के लोगों को रहीमियार डिस्ट्रिक्ट के 2 थानों के इलाका में मुख्तलिफ तरीकों से इनवाइट करते हैं। लड़की के आवाज में कॉल करके इनवाइट किया गया, ट्रैक्टर सस्ते की खरीदारी के लिए, गाड़ी की खरीदारी के लिए। एक पार्टी को मुझे मिलने का इत्तेफाक हुआ, उनका कोई कंटेनर था, वो उन्होंने महंगे दामों खरीदने की ऑफर दी। मिसाल के तौर पे 2 करोड़ का था, उन्होंने कहा 4 करोड़ का हमें दे जाओ, वो पहुंच गए। तो वो लोग वहां पे अगवा हुए। यानी अगर 50 लोग गुज़िश्ता 3 महीने में अगवा हुए हैं, तो 49 ऑफ दोस्त ये पंजाब के किसी थाने की हदूद में से अगवा हुए। पंजाब में से पहुंचे, अच्छा, अटक में से पहुंचे, मरी में से पहुंचे, रावलपिंडी के, जेलम के, लाहौर के, फैसलाबाद के लोग रहीम यार खान के किसी एक टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर पहुंचे, वहां से अगवा हुए और कच्चे के इलाके में सिंध में शिफ्ट किए गए। अब ये बाकायदा एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट है। और इसी तरह मैं एक साबिक एसएसपी है नियाज अहमद खोसा, अच्छी शोहरत के हामिल हैं और वो भी अमूमी तौर पर पीपल्स पार्टी के क्रिटिक होते हैं। खुर्शीद शाह साहब के बारे में बहुत सारी मनफी बातें वो लिखते रहते हैं। लेकिन 2 महीने पहले जब सखर के आरपीओ को तब्दील किया जा रहा था, उस वक्त वो एजिटेट कर रहे थे कि इस बंदे को जिसको आप हटा रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी की साबिका हुकूमत में आखिरी आदमी था, उसने कच्चे के डाकुओं पर काबू पाया था, आप उसे क्यों हटा रहे हो? तो फिर थोड़े दिनों के बाद हमें खबर मिली कि वहां पे जो सबसे बड़ा पथारीदार है, जो डाकुओं की सरपरस्ती करने वाला, एक नाम मेरे सुनने में आया, सरदार खान बहादुर तेगो खान। तो वो हमेशा से गुज़िश्ता 50 साल से वो रियासती एस्टेब्लिशमेंट का हरकारा है और पीपल्स पार्टी का हमेशा से मुखालिफ है। उसे उसके खिलाफ ऑपरेशन हुआ, उसे गिरफ्तार किया गया, यानी पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के आखिरी दिनों में उसे गिरफ्तार किया गया। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया गया। लेकिन जो ही निगरान हुकूमत कायम हुई तो वो मुस्लिम लीग जिला घोटिकी का सदर करार पाया और रिहा हो गया। तो इस तरह से अच्छा, वहां पर कुछ सिंध के अंदर पॉलिटिकल डायनामिक्स ऐसी होती है कि जो भी आदमी पीपल्स पार्टी के खिलाफ पीटीआई को लीड करने लगे, पीटीआई के लिए एक जिले में उम्मीदवार देने का काम कर ले, या मुस्लिम लीग या किसी भी दूसरी जीडीए के लिए काम करे, तो उन लोगों को ये 100 कत्ल और खून माफ करके उन लोगों को पॉलिटिकली पीपल्स पार्टी का राइवल बना के लाया जाता है। तो इस दफा तो इलेक्शन में ऐसा हुआ कि पहले बल्दियाती इलेक्शन में और फिर कौमी असेंबली के इलेक्शन में, और बिलाशुबा सैलाब के दिनों में जो पीपल्स पार्टी के मुंतखब हुकूमत और अरकान ने सैलाब जदगान के साथ यकजहती का, जान फिशानी के साथ काम किया था, उसकी बुनियाद पर ऐसा हुआ कि पीपल्स पार्टी को बाजी से ज्यादा अक्सरियत हासिल होगी। तो अब कोशिश हो रही है कि पेशतर इसके कि ज़िमनी इलेक्शन हो या पीपल्स पार्टी की हुकूमत अपना अभी चार्ज टेकिंग गिविंग हो रही है। अभी तक तो पीपल्स पार्टी ने कोई ना आईजी को तब्दील किया है, ना कोई आरपीओ तब्दील हुआ है। अभी तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत को निगरान हुकूमत के लाए हुए नमूनों को हटाकर अपनी सेटअप बनाना है। अल्टीमेटली इस काम को रोकने के लिए या इस काम को खराब करने के लिए, कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए ये काम शुरू हो गया है। अब जो टीचर का अगवा, जहां तक मैं कहता हूं, किसी भी लेवल पे आप जज्बाती हो जाए, इमोशनल हो जाए, हम उसकी गलती कहेंगे, वो जज्बाती इंसान था। देखें, अगर 150 डाकू रोजाना अपनी वीडियो बनाकर शेयर कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं और हैवी वेपन है। अब ये वेपन सिंध का कोई बॉर्डर अफगानिस्तान से नहीं मिलता, लेकिन सिंध में कच्चे के डाकुओं के पास जी, अफगानिस्तान में अमरीकियों का छोड़ा हुआ असला पहुंचता है। तो ये असला नवाबशाह के रास्ते नहीं आया, ये असला कराची के रास्ते नहीं आया, ये असला पंजाब से गया या बलूचिस्तान से गया। अब जब जी, पंजाब और बिल्कुल। बलूचिस्तान के रास्तों से अफगानिस्तान से आया हुआ असला वहां पर पहुंच रहा है, तो किसी न किसी बड़े जर्नलिस्ट को, बड़े सहाफी को, खोज लगाने वाले को ये सवाल पंजाब की अथॉरिटी से भी करना चाहिए। जी, बिल्कुल। लेकिन राणा साहब, मुझे एक बताइए, इसका आपने बात की, लेकिन आखिरकार गवर्नमेंट तो पीपल्स पार्टी की है और पिछले 15 साल से है। अभी तो ठीक है, 3 महीने का 4 महीने का एक वक्फा आ गया उसमें, लेकिन कंटिन्यूएशन है। तो ये एक ऐसा मुस्तकिल सरदर्द क्यों बना हुआ है पीपल्स पार्टी के लिए? ये क्या हुकूमत की बदनामी नहीं है इस वक्त जैसे सोशल मीडिया पे चल रहा है? तो उसके खिलाफ एक ऐसा भरपूर एक्शन क्यों नहीं लिया जा सकता? आप रेंजर्स के साथ मिलके या आर्मी के साथ मिलके, और पुलिस की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, पीपल्स पार्टी ने बड़ा कामयाब ऑपरेशन कराची में भी पुलिस के साथ कर चुकी है नसीरुल्लाह बाबर के जमाने में, और रेंजर्स के साथ मिलके। उस वक्त फौज नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया। तो क्या चीज माने है? क्या इनको कोई पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल है या कोई इनका कोई सियासी पहलू है? वजह क्या है? जी, इसमें एक बात तो मैं, एक खबर है, मतलब गुज़िश्ता रोज की खबर है
कि मुराद अली शाह की वफाकी वजीर दाखिला से मुलाकात हुई है और उन्होंने रिक्वेस्ट की है, ऑफिशियली रिक्वेस्ट की है कि रेंजर्स को उनकी मदद के लिए भेजा जाए। रेंजर्स की मदद के लिए भेजने के भी बहुत सारे वजूहात हैं। आपको याद होगा कि माजी में जब मुराद अली शाह साहब ने बख्तरबंद गाड़ियां हासिल करने के लिए कोशिश की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत रूस से वो बख्तरबंद गाड़ियां खरीदना चाहती थी। अचानक एक सोशल एक्टिविस्ट है कराची में, जबरान नासर, वो जब भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कोई दरखास्त डालते हैं तो वो 100% मंजूर हो जाती है। तो वो उस वक्त पीपल्स पार्टी एडी ख्वाजा साहब नामी एक जो आईजी सिंध थे उनके खिलाफ थी और समझती थी कि ये करप्ट आदमी है और इनके कानून तोड़ने वाले लोगों के साथ मरासम है। तो जबरान नासर ने उनके हुक्म इम्तनाई मांगा, जो सिंध हाईकोर्ट ने उन्हें दे दिया और 8000 के करीब अफगान नेशनल कराची पुलिस में भर्ती किए गए और साथ ही बख्तरबंद गाड़ियां खरीदी गई। वो बख्तरबंद गाड़ियां देकर जब पुलिस को ऑपरेशन के लिए भेजा गया, तो आप तस्वर कीजिए कि रॉकेट लॉन्चर नहीं, 7mm की गोलियों ने उसको फाड़ा और अंदर बैठे हुए पुलिस एहलकार हमारे मारे गए। तो अब सिंध पुलिस के पास तो वेपन का, हथियार का या भर्ती का जब भी कोई टाइम आता है, तो सिंध हाई कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट में पीपल्स पार्टी की ना कोई लॉबी है और ना कोई टीम है और ना ही कोई उसे बर्दाश्त करता है। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट में भी जो भर्ती है वो 2 चैम्बर से होती है। एक वहां पर AK ब्रोही साहब थे, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक था, आइन दुश्मन थे, मुल्क में जमहूरियत के दुश्मन थे और बूट वालों के सबसे बड़े वो बूट चाट थे। और इसी तरह दूसरा वहां पे दफ्तर है शरीफुद्दीन पीरजादा का। तो सिंध हाईकोर्ट में चूंकि भर्ती, देखिए हाईकोर्ट की भर्ती विफाक करता है और विफाक में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो तो सुप्रीम कोर्ट करती है और अगर मुखालिफों की हुकूमत हो तो आना तो मुखालिफ नहीं है। तो इस तरह से इदारा जाती लेवल पर, फौज के अंदर, आला-अदलिया के अंदर, जर्नलिज्म के अंदर पीपल्स पार्टी के मुखालिफों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड एक तकिया दे दिया गया है, एक उनके पास अथॉरिटी है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत अगर कोई भी काम दुरुस्त करना चाहे तो उसे सैबोटाज करना बहुत आसान होता है। आखिरी मिसाल मैं आपको देकर कहता हूं कि शहीद मोहतरमा को रेंजर्स की जरूरत पड़ी कि रेंजर्स चाहिए, तो पहले सिंध रेंजर्स से पहले वहां पर मेहरान रेंजर्स होती थी। तो मेहरान रेंजर्स में 100% पंजाबी मुलाजम थे सारे के सारे। तो शहीद मोहतरमा ने 88 में आकर सिंध रेंजर्स के नाम से एक नया इदारा बनाया और वो चाहती थी कि सिंध के सूबा के रिहायशी लोगों को भी विफाकी जो रियासती बेल्ट फोर्सेस है, जो बेल्ट लगाने वाले इदारे हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनमें एक तो उनकी नॉमिनेशन काबिल जिक्र हो जाए और वो तासब का लेवल खत्म हो जाए, लोगों को पता चले कि वो भी हिस्सादार है। तो वो जब सिंध रेंजर्स पूरी की पूरी भर्ती की गई तो पता चला कि वहां पे 20,000 या 25,000 जो सिंधी जुबान बोलने वाले आए थे, उन सबको मेडिकल अनफिट कर दिया गया और सिंध रेंजर्स में भी 100% पंजाबी ऑफिसर, पंजाबी एहलकार भर्ती कर लिए गए। तो जब भी किसी न किसी लेवल पर सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी या डेमोक्रेसी की मूवमेंट्स कोशिश करती हैं कि हम इन इदारों को अपने लिए इस्तेमाल कर सकें, तो वो नताइज पैदा नहीं होते। मैं मिसाल देता हूं कि लाहौर से आप रहीम यार खान तक ट्रेवल करें मोटरवे के ऊपर, आपको मोटरवे ब्रिटिश लेवल की या दुनिया की किसी भी अच्छी फोर्स के मुतबादल आपको नजर आएगी कि मोटरवे पुलिस एक्टिव है और लॉ एंड ऑर्डर को परफॉर्म करती है, उसके लिए जद्दोजहद करती है। लेकिन वही पंजाबी ऑफिसर हैं, वही पाकिस्तान नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस है। और ये नहीं कि वहां पर कोई सिंध से भर्तीशुदा आगे हमला है, नहीं, वही पंजाबी बोलने वाले ऑफिसर आपको मिलेंगे आगे हैदराबाद से लेकर कराची तक। आपको ना कोई ट्रैफिक को चेक करता मिलेगा, आपको ना कोई अपनी ड्यूटी कर रहा होगा, आपको जहाँ बजा गाड़ियां खड़ी हुई नजर आएंगी कि उनकी गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहे। अब आप ये जानते हैं कि नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस के ऊपर सिंध हुकूमत इनको काम करने से रोक नहीं सकती, ये इनका अपना डोमेन है। लेकिन अगर इस्लामाबाद में बैठा हुआ बेशक सिंधी डोमिसाइल वाला भी आईजी मोटरवे पुलिस हो, तो वो सिंध के इलाका में अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से क्यों अवॉइड करता है? इन सवालात का जवाब अभी तक विफाके पाकिस्तान में मिलता नहीं। ये राणा साहब, आपने जैसे जिक्र किया, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आप बात कर रहे हैं, लेकिन हम कच्चे के डाकुओं पे आते हैं तो आप ये समझते हैं कि ये क्या इंतजामी नाअहली या इंतजामी मामला नहीं है, तो बाकी इसका सियासी पहलू क्या है या उसके कोई जो उसमें कुछ स्ट्रेटेजिक एसेट्स की भी बातें होती हैं कई दफा, जैसे तालिबान हमारे थे, तो इस पे बड़ी आवाजें मुख्तलिफ उठ रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसका जो
क्या चीज होनी चाहिए, क्या स्टेप लेने चाहिए ताकि कि एक मुश्किल सरदर्द जो है वो खत्म हो जाए? आपको पता होगा कि एक छोटू गैंग था राजनपुर में भी, जो कच्चे का इलाका, वहां पे भी बड़ी मुश्किल से थे और वहां पे भी पुलिस को ने जब एक्शन किया था कई साल पहले, तो बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ा था। फिर आर्मी को शायद बुलाया गया था और उन्होंने ऑपरेशन किया था। जी, वो ऑपरेशन भी नाकाम हो गया था और डाकुओं को पकड़ने में पुलिस और फौज सब नाकाम हो गए थे। लेकिन ज़ाहिर है कि वो एक जी। वक़्त गुज़र जाता है तो आप भूल जाते हैं। मसला यही है, बुनियाद को इसको पकड़ना होगा हमें। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं आगे भी ज़िक्र करता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने लिखा था कि हो सकता है कि आर्मी के कुछ रोग एलिमेंट्स बेनज़ीर भुट्टो के मर्डर में मुलव्वस हम्म। हों। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे बाजवा हम्म। साहब ने भी कबूल किया और बाकी तमाम आर्मी चीफ भी रिटायरमेंट के बाद मानते रहे हैं। यकीनी तौर पर हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां जो ताकतवर पोजीशन में हैं, जो गालिब हैं, जो पुलिस पर हाकिम हैं, फौज हो या रेंजर हो, हम्म। रेंजर्स हो, दोनों में रोग एलिमेंट्स के वजूद से खुद उनका इदारा इनकार नहीं करता। तो कश्मोर में भी हम्म। छावनी है, पन्नू आकल में बहुत बड़ी छावनी है। तो इतने करीब कश्मोर से तो ये इलाका बहुत करीब है और मैं समझता हूँ कि वसाइल जी। भी सबसे ज्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसा एक खला रह जाता है कि ये जो रोग एलिमेंट्स है, जैसा कि मैंने एक सरदार तेगू खान का नाम लिया कि उस आदमी के खिलाफ जब सिंध हुकूमत ने ऑपरेशन किया और उसे गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ सैकड़ों मुकदमा दर्ज है, तो निगरान हुकूमत के कायम होते ही वो शख्स जो है वो किसी दूसरी मुखालिफ सियासी जमात का सदर बनाकर उतार दिया गया और उसे कहा गया कि आपने 2 इजला में पीपल्स पार्टी के मुखालिफ जीतने वाले ताकतवर उम्मीदवार देने हैं। इसी तरह उजैर हम्म। बलोच का वाकया मैं आपको याद करवाता हूं कि 2013 में जी। उजैर बलोच के खिलाफ सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने शूट एट साइट का ऑर्डर किया हुआ था कि जहां देखें गोली मार दें। जी। निगरान हुकूमत कायम होती है, अगले दिन वजीर आला सबसे पहला काम करते हैं कि शूट एट साइट का ऑर्डर विड्रॉ करते हैं। 2013 के अच्छा। इलेक्शन में वही उजैर बलोच पाकिस्तान मुस्लिम लीग को वहां से कम 3 नशिस्तें जितवाता है और इसी तरह 2018 के इलेक्शन में वही उजैर बलोच पीटीआई को कायम करवाता है और पीटीआई को उन्हीं हलकों में से इलेक्शन जितवाता है। लेकिन कभी इन मौजूआत को डिस्कस इस एतबार से मीडिया में नहीं किया जाता। मीडिया में आपको यही बताया जाएगा कि उजैर बलोच जो है वो लय पालक बेटा है आसिफ पीपल्स। अली जरदारी का। तो जब आसिफ अली जरदारी जेल में होता है तो उजैर बलोच जो है वो आईजी साहब के साथ या किसी भी बड़े वर्दी वाले अफसर के घर पे पनाह गुज़ीन होता है। तो ये सब वाकयात इतने आसान नहीं है। कहीं ना कहीं पर ये रियासती एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है और सिंध में बिलखसूस जो भी आदमी पीपल्स पार्टी की मुखालफत में क्राइम करता है, उसे कुछ ना कुछ सरपरस्ती कहीं ना कहीं खलाई मखलूक की, नादीदा हाथों की दस्तयाब होती है। लेकिन राणा साहब आप देखें, जैसे पीपल्स पार्टी की पहले वफाक में भी हुकूमत रही है, अभी भी सिंध में हुकूमत मौजूद है, सदर मुमलिकत पीपल्स पार्टी से है, बलूचिस्तान में हुकूमत है। तो क्या पीपल्स पार्टी के अभी जरदारी साहब सुप्रीम कमांडर हैं आर्मी, पाकिस्तान आर्मी के, पाकिस्तान के आर्मड फोर्सेस के, और आर्मी चीफ के साथ उनके बड़े अच्छा रिलेशनशिप भी है। तो क्या पीपल्स पार्टी को इतनी एक बदनामी मिलती है और एक पूरा प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ होता है, और ये एक आम आदमी के पास इतनी डिटेल या टाइम नहीं होता? परसेप्शन, बेसिकली पॉलिटिक्स में परसेप्शन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, वो एक बात का मसला है। तो क्या दो टोक वजीर आला सिंध को और सदर मुमलिकत को बात नहीं करनी चाहिए और उनका प्लान ऑफ एक्शन जो उनको डिमांड चाहिए, जो है उनको इंतजामी तौर पे जो उनको असला चाहिए, जो उनको फोर्सेज चाहिए, वो लेके और वंस फॉर ऑल इसको किस्से को तमाम ना कर दें? क्या इस वक्त इतनी मजबूत है पीएमएल-एन का ग्रुप या जो भी पीटीआई का जो सपोर्टर है या सिंध के जो वडेरे हैं इंडिविजुअल, कि वो रियासती रेट को चैलेंज कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि आज ऐसी सूरत नहीं है। आज पीपल्स पार्टी की विल के खिलाफ खड़े होने की इस्तेदाद बाकी लोग खो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वक़्त ने बहुत सारी चीज़ों में इंसाफ किया है। आज 2013 नहीं है कि आप जो कह देंगे तो उसे पे लोग यकीन करेंगे और मुझे ये यकीन है कि अगले 15 से 20 दिनों के अंदर कच्चे में तारीख का सबसे ताकतवर और बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है, जिसके लिए अरेंजमेंट्स हम्म। हो रही हैं और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये सब लोग जिनके वीडियोज़ आपने देखे हैं, इनकी डेड बॉडीज़ को आप देखेंगे, इनको सज़ाएँ मिलते देखेंगे और इनका सॉल्यूशन अल्टीमेटली जिस बेदर्दी से वो आम लोगों को कत्ल करते हैं, मैं समझता हूँ कि इस लेवल पे ये वॉर अगेंस्ट द स्टेट है, ये क्राइम नहीं है। तो इस लेवल पे ये नहीं होना हम्म। चाहिए कि उन्हें गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जाए। बिल्कुल उन्हें काउंटर स्ट्रेटजी के तौर पर उनसे जंग की जाए और उन्हें खत्म किया जाए, उनका कला काला कमा किया जाए ताकि आने वाले वक्त में ऐसा ना हो। और इसके लिए फिर वही बात कि सिर्फ सिंध हुकूमत को नहीं, विफाक को एक ऐसी मजबूत पॉलिसी बनाना होगी कि पंजाब और बलूचिस्तान की तरफ से भी उनके रास्तों को कार्डन ऑफ किया जाए, उस तरफ भी फोर्स खड़ी की जाए
ताकि जब सिंध वाले अपना ऑपरेशन मुकम्मल करें तो उनके पास भाग कर छुपने के लिए बलूचिस्तान या पंजाब के अंदर महफूज पनाहगाहें ना बचे। तो एक दफा अगर इस सिलसिले को, और एक और अहम बात है, अभी मुझे कल ही मालूम हुआ कि इस इलाके में सिंध हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की पहली हुकूमत है जिसने अपनी मर्जी से, अपने फंड से दरिया पर पुल बनाए हैं। दरियाओं पर पुल बनाना ये विफाकी एनएचए का सब्जेक्ट है, ये सूबाई हुकूमत का सब्जेक्ट नहीं है। तो दरिया पर पुल बनाना इसलिए जरूरी होता है कि जहां भी लॉ एंड ऑर्डर की एनफोर्समेंट आपको करनी होती है वहां पर आपको पुल चाहिए होता है। तो घोटकी डिस्ट्रिक्ट में इस जगह पर भी जहां पर ये क्राइम हो रहा है वहां पर पुल जेर तामीर है, और जिस दिन भी ये पुल मुकम्मल हो जाएगा ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। अभी मसला यही होता है कि जब आप मोटर बोट के जरिए, दरिया के जरिए आप जाते हैं तो आप नजर आते हैं और डाकू आप पे वार करने में पहल करते हैं। जब यहाँ पर मुस्तकिल चौकियां, मुस्तकिल थाने बन जाएंगे और लोगों की एक्सेस होगी, गाड़ियों की एक्सेस होगी, तो इस मसले को हल करना यकीनी होगा। और मैं जाती मालूमात की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि अगले 15 से 20 दिन के अंदर इस इशू पर काबू पाया जाएगा इंशाल्लाह। और पीपल्स पार्टी से ज्यादा कोई नहीं जानती, जी जी, मेरा प्रोग्राम का वक्त ज्यादा कोई नहीं जानता कि जवान नाशिन जब घर में आती हैं तो किस कदर दुख होता है, और आवाम के साथ, आवाम को अगर पुलिस और स्टेट सिक्योरिटी ना दे सके तो आवाम रियासत से मायूस हो जाते हैं। जी बिल्कुल। राना साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा। आपने बड़े अच्छा बात की, क्योंकि ये एक बॉर्डर का एरिया है, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध, और मुझे ये खतरा है, और डेफिनेटली होता भी यही है कि अगर कराची सिंध गवर्नमेंट अगर ऑपरेशन करेगी तो भाग के पंजाब में आ जाएंगे, बलूचिस्तान में आ जाएंगे। तो क्या सिंध गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को और बलूचिस्तान हुकूमत को भी ऑन बोर्ड नहीं लेना चाहिए इस पे, और तीनों मिलके, उनके वसाइल हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के और तीनों सूबों के वसाइल मिलके इस पे ऑपरेशन करें? जी, मैंने अर्ज किया ना कि मोहसिन नकवी साहब से परसों मुराद अली शाह साहब की इसी मौजू पे डिटेल्ड मीटिंग हुई है। मोहसिन नकवी आजकल वजीर दाखिला है, तो वजीर दाखिला की ये जिम्मेदारी है कि वो पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान कोऑर्डिनेट करके इस प्रोसेस को, इस ऑपरेशन को मुकम्मल तौर पर करे। और मोहसिन नकवी साहब की सलाहियतों के हम मद्दाह हैं कि वो जो काम करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, तो हमें उम्मीद है कि इसके अच्छे नतीजे बरामद हों। जी राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। आपका रमजान का महीना चल रहा है और आप इफ्तारी के बाद बैठे हुए हैं प्रोग्राम के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात करेंगे और किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा हाइड पार्क। आप प्रोग्राम जरूर देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए।